हेलो बच्चों, वेलकम है मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पे। आज का हमारा है लेक्चर 2 जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आई होप आपने लास्ट लेक्चर में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डेंटिसिटी, लीगेंड, इन सारे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था, वोकैबलरी को सीखा था। साथ ही साथ हमने वर्नर की थ्योरी को और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सीखा था। तो आई होप आपने ये सारी चीज़ें पहले लेक्चर में देखी और समझी होंगी। आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। तो ये थ्योरी दी थी हेंस और बेथे ने। हेंस और बेथे ने ये कॉन्सेप्ट ये कंसिडर करते हुए दिया था कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कुछ और नहीं, सॉलिड क्रिस्टल्स हैं। और इसी वजह से हम इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं या क्रिस्टल फील्ड कहते हैं। कोई साइंटिस्ट का नाम क्रिस्टल नहीं था बच्चों, ये सिर्फ कंसिडरेशन थी सॉलिड क्रिस्टल की, जिसकी वजह से हम इसको क्रिस्टल फील्ड कहते हैं। उसमें उसने कुछ मेजर पॉइंट्स दिए, जैसे कि उसने कहा जो भी बॉन्डिंग है यहाँ पे प्योरली आयनिक है। साथ ही साथ लीगेंड और मेटल जो है वो पॉइंट चार्जेस हैं। लीगेंड अगर चार्ज्ड है तो पॉइंट चार्ज कहा जाएगा, न्यूट्रल है तो पॉइंट डाइपोल कहा जाएगा। साथ ही साथ उसने कहा कि जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर में। मैंने आपसे पहले ही बताया बॉन्डिंग आयनिक है, तो इनिशियली जो डोमिनेट करते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और बाद में जो डोमिनेट करेंगे वो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, जैसे कि आपने आयनिक में पढ़ा होगा जब आप केमिकल बॉन्डिंग सीख रहे होगे। एग्जैक्टली वैसे कंसिडर करना है जैसे NaCl होता है, ठीक है। वैसे ही कंसिडर करना है जैसे NaCl के आप क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो। तो इनिशियली क्या डोमिनेंट होगा? अट्रैक्शन। लेटर ऑन क्या डोमिनेट करना शुरू कर जाएगा? रिपल्शन। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करो तो कुछ चीज़ें हैं जो आगे उसने बोली और उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। वो ये कि अगर ऑक्टाहाइड्रल फील्ड है तो ऑर्बिटल को अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्शनल भी हो सकता है और नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है। अगर आप डायरेक्शनल की बात करोगे तो वो फर्दर एक्सियल भी हो सकता है और नॉन एक्सियल भी हो सकता है। डायरेक्शनल का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शेप, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को इम्पार्ट करने वाला। नॉन डायरेक्शनल का मतलब जो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को इम्पार्ट ना करे। डायरेक्शनल में एक्सियल है, एक्सियल का मतलब अलॉन्ग द एक्सिस जो लाई करते हो, ऐसे लोग जो लाई अलॉन्ग द एक्सिस हो। इसमें आपके PX PY PZ DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आते हैं। और नॉन एक्सियल जिसमें अलॉन्ग द एक्सिस या जिसके लोब्स अलॉन्ग द एक्सिस लाई ना करते हो, जिसमें कि DXZ DYZ और DZX आता है। ओके, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यूइंग दिस, आप पहले तो ये देख लो कि ये लोब्स दिखते कैसे हैं। तो आप देखोगे PX PZ दिखा रखा है मैंने, सबसे पहले PX दिखा रखा है, PY दिखा रखा है। ये आपके अलॉन्ग द एक्सिस हैं। साथ ही DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी आपके कौन से हैं? अलॉन्ग दी एक्सिस हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इन वालों को एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम एक्सियल बोलते हैं। क्योंकि आप राइट साइड में देखोगे तो आपको DZX DYZ DXY ये वाले जो हैं इनको मैंने रिप्रेजेंट किया है क्यूब के अंदर, आप देख सकते हो। ये जो होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, या हम इनको नॉन एक्सियल भी बोलते हैं, ठीक। तो एक तो एक्सियल होंगे, दूसरे हमारे पास क्या होंगे? नॉन एक्सियल होंगे। अब जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है उसमें जो लीगेंड्स होते हैं बच्चों, ध्यान देंगे, जो लीगेंड्स होते हैं वो हमेशा अलॉन्ग दी फेस अप्रोच करते हैं। मतलब इन बिटवीन द एक्सिस नहीं आएंगे, अलॉन्ग दी एक्सिस आएंगे, मतलब एक्सियल लोब्स के थ्रू आएंगे। तो जो रिपल्शन वो फेस करेंगे वहाँ पे वो कैसा होगा? उसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो वो कुलम्स लॉ के हिसाब से लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये तो कुलम्स लॉ के हिसाब से मैंने वो लिखा है, पर ध्यान रखने लायक बात ये है कि जो लीगेंड्स अप्रोच करेंगे वो अलॉन्ग दी एक्सिस करेंगे, मतलब एक्सियल लोब्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे s ऑर्बिटल जो होता है वो हमें पता है नॉन डायरेक्शनल होता है। p में मैंने आपको बताया PX PY PZ जो है वो एक्सियल होते हैं, सेम रिपल्शन होती है उनकी ऑल डायरेक्शन में, क्योंकि एक x के अलॉन्ग, एक y के अलॉन्ग, एक z के अलॉन्ग है। DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर एक्सियल है, DXY YZ ZX नॉन एक्सियल है। पर फ़र्क यहाँ पे ये है क्योंकि एक्सियल के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और z स्क्वायर, तो यहाँ पे जो इनकी रिपल्शन होगी वो नॉन एक्सियल से अलग होगी, और इसी अलग रिपल्शन की वजह से स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट अराइज करता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ इनके डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिपल्शंस की वजह से, जब लीगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है उसकी वजह से एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे। जो ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग डायग्राम है, मैंने यहाँ लिख रखा है, जो स्प्लिटिंग डायग्राम है वो ऑर्बिटल का हमेशा जो है स्प्लिटिंग डायग्राम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स बना उससे पहले ही आपने स्प्लिटिंग डायग्राम बना दिया, पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा फिर आप आराम से उसका स्प्लिटिंग डायग्राम ड्रॉ करते हो। ओके, अब वो स्प्लिटिंग डायग्राम दिखता कैसे है ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, राइट।
अगर मैं ऑक्टेहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करूँ तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो 5 d ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, सबसे पहले तो जब लिगेंड अप्रोच करेगा इन्फिनिट से, तो जब इनिशियली रिपल्शन फेस होगा उनको तो बराबर बराबर फेस होगा, क्योंकि अभी लिगेंड बहुत दूर है। तो क्योंकि बराबर बराबर रिपल्शन फेस होगा तो आप कह सकते हो कि हाइपोथेटिकली उनमें जो सिमेट्री होगी वो स्फेरिकल होगी, जिसकी वजह से वो पांचों के पांचों बराबर एनर्जी में ऊपर जाएंगे। एनर्जी में ऊपर क्यों जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन बढ़ेगा, अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। एक समय के बाद जब उसको पता चलेगा कि भैया ये जो लिगेंड है ना ये अलोंग द एक्सेस आया है, तब वो किसको ज़्यादा रिपेल करेगा, बिल्कुल सही बात है, वो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ज़्यादा रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये जो हैं ये ऊपर चले जाएंगे एनर्जी में। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ध्यान में रखते हुए अलोंग द बेरी सेंटर बाकी तीनों लोब्स नीचे चले जाएंगे, बाकी तीनों का मतलब नॉन एक्शियल, जिसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही, राइट। तो स्प्लिटिंग आप देख सकते हो यहाँ पे हो रही है, राइट। अब ये स्प्लिटिंग होने के बाद ये दो कैटेगरी ऑफ ऑर्बिटल, दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाते हैं। जो नॉन एक्सियल्स हैं हम उनको T2G बोल देते हैं, और जो एक्सियल थे जो ऊपर चले गए हम उनको EG बोल देते हैं, और जो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप है हम उनको डेल्टा O बोल देते हैं, जिसको आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी आगे निकालने में देखोगे। अब जो ऊपर गए हैं वो 3/5 टाइम डेल्टा O है, और जो नीचे गए वो -2/5 डेल्टा O है। यहाँ पे बच्चों ये भी ध्यान रखेंगे कि 1 डेल्टा O इज़ इक्वल टू 10 DQ होता है। आप ये भी ध्यान रखना कि 1 डेल्टा O की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 10 DQ होती है, ठीक। तो इसको भी अगर हम आप आगे जाके यूज़ करेंगे तो 1 डेल्टा O इज इक्वल्स टू 10 DQ, ठीक है बच्चों। तो ये रही स्प्लिटिंग, कब, जब लिगेंड अलोंग द एक्सेस आ रहा है, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात हम कर रहे हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा ये जो स्प्लिटिंग है वो अलोंग द बेरी सेंटर होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड हो रहा हो, क्योंकि बेरी एक्सिस के अलोंग हमेशा नेट एनर्जी क्या होगी, जीरो या कांस्टेंट होगी। ओके, अब अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की, तो जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है उसमें जो लिगेंड का अप्रोच है वो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स के थ्रू होता है, मतलब अब इन बिटवीन दी एक्सेस आ रहे हैं, जबकि पिछले में कहाँ से आ रहे थे, अलोंग दी एक्सेस आ रहे थे। मतलब अब ये इन बिटवीन दी एक्सेस का मतलब पहले इनको क्या फेस करना पड़ेगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसको मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी। अगर आप एज लेंथ ऑफ क्यूब को देखो तो मैंने ए माना है, अगर ए एज लेंथ ऑफ क्यूब है, ठीक बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ उसके कॉर्नर का एज सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, A/2 होगा, राइट। एज सेंटर का जो कॉर्नर से डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, A/2 होगा, और उस कॉर्नर का फेस सेंटर से डिस्टेंस होगा, बच्चों आपको पता होता है ये A√2 होता है। तो मुझे पता है कि एज का कॉर्नर से डिस्टेंस कॉर्नर के फेस सेंटर से डिस्टेंस से कम, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि जब वो ऑल्टरनेट कॉर्नर से लिगेंड अप्रोच करेगा तो ज़्यादा रिपल्शन फेस करने को मिलेगा एज सेंटर्स को। और एज के सेंटर्स पे कौन लाया करते हैं, अभी आपने पीछे देखा था, एज के सेंटर्स पे DXY, DYZ और DZX लाया करते हैं। या आप यूँ भी समझ सकते हो सीधे सीधे कि टेट्राहेड्रल के केस में इन बिटवीन दी एक्सेस वाले या इन बिटवीन दी एक्सेस के अलोंग लिगेंड अप्रोच करता है। ओके बच्चों, अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इस केस में स्प्लिटिंग कैसी होगी। अगर आप इस केस में स्प्लिटिंग देखो तो आप बस सिंपल कह सकते हो जस्ट उल्टा होगा। पहले जो ऊपर जा रहे थे अब वो नीचे चले आए हैं, और जो पहले नीचे जा रहे थे अब वो ऊपर चले आए हैं। फ़र्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मैं डेल्टा O की जगह डेल्टा T लिखूँगा, और अगेन बेरी एक्सिस के अलोंग नेट एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। बस आप ये भी ध्यान रखना टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल से कम होती है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ दिखा रखा है कि डेल्टा T की जो वैल्यू है वो 4/9 टाइम्स डेल्टा O होती है, राइट। डेल्टा O से इसलिए रिलेट कर रहे हैं ताकि हम आगे चल के जब कंपेयर करें क्वेश्चंस को तो आसानी से कर पाएँ। हमें हर बार अलग अलग यूनिट्स में एनर्जी कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें एक ही यूनिट को चलाना है, उस यूनिट का नाम है डेल्टा O, ठीक है। अब तीसरा केस है स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग का। बच्चों स्क्वायर प्लेनर बहुत रेयर पूछा जाता है, पर मैंने आपको दिखा दिया, कभी कभार पूछ लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर के केस में आप ये देखो कि यहाँ तक तो T2G वाला हिसाब चल रहा है, यहाँ तक तो कौन सा हिसाब चल रहा है आपका, ऑक्टाहेड्रल वाला हिसाब चल रहा है यहाँ तक, ठीक। अगर यहाँ तक ऑक्टाहेड्रल वाला हिसाब चल रहा है तो उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद स्क्वायर प्लेनर में हमने VVT में देखा था कि कौन सा लोब इन्वॉल्व होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, DX² माइनस Y²। तो जाहिर सी बात है अब जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो कहाँ से अप्रोच करने की कोशिश करेगा, DX² माइनस Y² से। तो DX² माइनस Y² की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। दैट मीन्स जिसमें X और Y कॉम्पोनेंट है
वो उसकी एनर्जी रेज हो जाएगी। और जिसमें जेड कंपोनेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करते हुए, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए जेड कंपोनेंट्स वाले की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि डी जेड स्क्वायर नीचे चला आया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, और नीचे वाले केस टी टू जी वालों में भी एक्स वाई ऊपर चला गया, जबकि जिसमें जेड कंपोनेंट था वाई जेड और जेड एक्स वो नीचे चले आए। अब आप देख सकते हो कि इसकी जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा है। मैंने यहाँ आपके लिए रिलेशन भी लिख दिया है, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर होती है 1.3 टाइम्स डेल्टा ओ, मतलब सबसे ज़्यादा डेल्टा स्क्वायर प्लेनर होती है, फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होती है, और फिर कहीं जाके आपकी डेल्टा टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसको आगे समझते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेल्टा ओ को इफेक्ट करेंगे। हमने कॉमनली डेल्टा ओ को चलाया है। तो सबसे पहला फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। आप सीधे ध्यान रखो, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ओ। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उतना डेल्टा ओ ज़्यादा। तो आप देख सकते हो एफ ई एक केस में +2 स्टेट में, एक में +3 है। जिसमें +3 है जाहिर सी बात है उसका डेल्टा ओ +2 से ज़्यादा होगा। मतलब आपको सीधे सीधे ये देखना है कि कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग तो नहीं है। अगर अलग अलग है तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में ज़्यादा है उसकी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। अगर मान लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे वाले दूसरे एग्जांपल में कि एफ ई पे भी +3 है और सी आर पे भी +3 है, अगर आप निकाल के देखोगे तो। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स को। जिसके पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसकी डेल्टा ओ कम होगी, और जिस पे कम है उसकी डेल्टा ओ ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हो Fe3+ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर आप वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो, और क्रोमियम +3 पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्योंकि Fe के प्लस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से Fe+3 की डेल्टा ओ विल बी लेसर देन Cr+3 की डेल्टा ओ। तो बच्चों जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फटाक से वहाँ क्या चेक करो कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स तो अलग नहीं है। अब मान लो आपको दिखता है कि नहीं नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, फिर क्या करेंगे सर? टेंशन मत लो। अगर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन सेम है तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देख लो। यहाँ पे आप देखो Fe+3 के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। रूथेनियम +3 उसी के नीचे आता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑस्मियम +3 इसके पास भी वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि आयरन, रूथेनियम, ऑस्मियम एक ही ग्रुप में आते हैं। बच्चों मैंने आपको कहा था लास्ट उसमें लेक्चर में कि आप 3D, 4D और 5D को याद रखोगे तभी सवालों को सॉल्व कर पाओगे। तो आयरन, रूथेनियम, ऑस्मियम एक ही ग्रुप में आते हैं, तीनों के पास सेम वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्वांटम नंबर देख लेते हैं। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा ओ बढ़ता चला जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ऑस्मियम का सबसे ज़्यादा होगा डेल्टा ओ, फॉलोड बाय रूथेनियम एंड फॉलोड बाय आयरन। एक फैक्टर और भी होता है जिसको हम लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। मान लो सब फैक्टर सेम हो जाए और आप परेशान हो रहे हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब आप यहाँ पर क्या देख लो, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में सिखाई थी, मैंने आपको एक ओवरऑल सीरीज़ दी थी। जिस लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा है आप कह सकते हो उसकी डेल्टा ओ उतनी ज़्यादा होगी। और अक्सर आप सिर्फ यही पढ़ते हो, अक्सर बच्चों को यही पता होता है कि सर जिसमें लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, जिसमें लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी उसकी स्प्लिटिंग कम होगी। बच्चों पर इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, मैंने आपको उसके पहले 3 फैक्टर्स और भी लिखवाए हैं, और एक 5वां फैक्टर भी है बच्चों। अगर आप ध्यान दो तो 5वां फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स ज़्यादा उतनी उसकी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ज़्यादा। एक्सेप्शन सिर्फ इतना है कि स्क्वायर प्लेनर जो है उसकी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होती है, मतलब स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी, फॉलोड बाय ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, फॉलोड बाय टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। तो आप देख सकते हो नीचे मैंने एग्जांपल लिया है कॉपर अमीन, जो कि एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब आपको आगे कैसे पता, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको निकालना सिखाया है, इसीलिए इसको निकालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए पहले मैंने आपको वीवीटी बता दी थी। तो कॉपर अमीन स्क्वायर प्लेनर है, आयरन अमीन जो है ऑक्टाहेड्रल है, निकल क्लोराइड जो है वो आपका टेट्राहेड्रल है। तो बच्चों ये 5 फैक्टर्स जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से, जब भी ये सवाल आएंगे मेरे पास कंपेयर देयर रिलेटिव ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओ या कंपेयर देयर स्प्लिटिंग एनर्जी, तो हम इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे उनको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अब मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ CFSE सिखाता हूँ, किस तरह से हम CFSE को निकालेंगे। मान लो मैंने D4 कॉम्प्लेक्स लिया जो कि लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब भाई सीधी सीधी बात है, लो स्पिन का मतलब मैं कोशिश करूँगा उसको पेयर कराने की। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को पहले मैंने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी, हम 3 रूल्स पढ़ते हैं, हुंस रूल्स, पॉलीस रूल और ऑफ-बाउंड रूल। उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम इसको फिल कर रहे हैं। तो पहले मैंने 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए पैरेलली, फिर एंटी पैरेलल एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। CFSE निकालना बहुत आसान है बच्चों। आपको पता है नीचे वाले की एनर्जी कितनी थी? -0.4। ऊपर वाले की एनर्जी कितनी थी? +0.6। ठीक, तो नीचे के नीचे गए सारे के सारे, तो आप देख सकते हो -0.4 इंटू कितना हो जाएगा? 4। -0.4 इंटू 4 हो जाएगा, उसके साथ डेल्टा ओ, राइट। डेल्टा ओ क्या है यहाँ पे हमारे लिए? यूनिट है, उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, फिलहाल हमारे लिए वो यूनिट है। प्लस मैंने P लिखा है। P क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों हमें एक इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना पड़ा है,
और पी के नीचे मैंने आपको दिखा रखा है वो एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा है बच्चों, वो हमारी तरफ से खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर होना खुद से नहीं चाहेगा, आपको ज़बरदस्ती उसको पेयर कराना पड़ेगा। तो -1.6 डेल्टा ओ प्लस पी जो है वो हमारा खर्चा है, ये टोटल उसकी CFSE है। ठीक, पहले हमने फिल किया, फिर रिस्पेक्टिव वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, रियल एग्जांपल लेते हैं, K4 Fe6। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगा, कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे D6 आएगी। D6 को मैंने फिल किया और रूल्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुझे पता है साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो मैंने क्या किया, सारे के सारों को पेयर करा दिया। अब मैंने 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे। तो बच्चों ध्यान देना, मेरे को पेयर जो है ना वो 2 कराने पड़े, एक तो ऑलरेडी पेयर था, तो मेरे को 3 पेयर नहीं कराने पड़े, मेरे को 2 पेयर कराने पड़े। ठीक, इसलिए मैंने 2 को अलग दिखा रखा है। अब मैं जब एनर्जी निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, -0.4 × 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस कितने पेयर कराए हमने, 2, तो -2.4 डेल्टा ओ प्लस 2p। ठीक, बड़ी आसानी से हम CFSE निकाल सकते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों आपको। आप दोनों एग्जाम्पल को वापस स्टॉप करके देख सकते हो, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं। बस ध्यान रखने लायक बच्चों बात यह है कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव CFSE होगी उतना कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ बच्चों, जितना नेगेटिव में होगी, मतलब जितनी उसकी एनर्जी कम, नेगेटिव वालों एनर्जी कम, उतना ही वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो ये बात आपको जहन में बिठा के रखनी है। ठीक बच्चों, ओके। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि कब हम पेयर कराते हैं, कब नहीं कराते हैं। अगर आप केस बाय केस देखो तो जब स्प्लिटिंग जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो, अरे भैया जो स्प्लिट कर दिया वो बहुत ज़्यादा है पेयर कराने से, तो इलेक्ट्रॉन कहेगा भैया ठीक है हम पेयर हो जाते हैं, कौन इतनी ऊपर जाएगा एनर्जी में। और अगर मान लो कि जो एनर्जी गैप है, जो स्प्लिटिंग है वो बहुत कम है, तो मैंने आपसे कहा था ना इलेक्ट्रॉन पेयर होना पसंद नहीं करता। हाँ जी, इतना जल्दी किसी को पेयर होना पसंद नहीं होता, कौन झंझट पालेगा। तो क्योंकि वो पेयर नहीं होना चाहता और डेल्टा वो बहुत कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो वो यहाँ पे पेयर होना प्रेफर नहीं करेगा। तो सिंपल सा है, डेल्टा वो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, पेयर करा दो, लेस देन पेयरिंग एनर्जी पेयर मत कराओ। ठीक, अब ध्यान ये भी रखना है बच्चों आपको कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्योंकि एनर्जी टेट्राहेड्रल की इतनी कम होती है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम कभी भी पेयरिंग की बात करते ही नहीं, हम सीधे सीधे फिलिंग शुरू कर देते हैं, राइट, विदाउट पेयरिंग। क्योंकि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे क्यों, क्योंकि डेल्टा टी जो है, जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है, वो पेयरिंग एनर्जी से बहुत कम होती है, तो बड़ी आसानी से आप उनको वहाँ पे पेयर कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आसानी से उनको फिल कर सकते हो। एप्लीकेशंस ऑफ CFSE क्या है बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ CFSE में अगर आप ध्यान दोगे तो बड़ी सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। पहली एप्लीकेशन है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है CFSE के। ठीक, मतलब आप ऐसे समझो कि जितनी किसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी CFSE की, 4 कॉम्प्लेक्स हैं, 4 में से जिसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है CFSE की, उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है। दूसरी आपकी हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी बच्चों वैसे ही चलती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है CFSE के। अगेन 3 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तीनों में से जिसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, अब आप निकालना जानते हो कैसे CFSE निकालते हैं। 3 कॉम्प्लेक्स हैं, तीनों में से जिसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है CFSE की, उसकी स्टेबिलिटी या उसकी हाइड्रेशन एनर्जी आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा होगी। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तीसरा जो आयनिक रेडियाई होता है बच्चों, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है CFSE के। आप ऐसे समझो, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू CFSE की उतना कॉम्प्लेक्स स्टेबल, और जो जितना ज़्यादा स्टेबल मैं कह सकता हूँ उसका आयनिक रेडियाई उतना ही कम होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो जो डिस्टेंस कैरी करेगा न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का, वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से उसकी आयनिक रेडियाई कम हो जाएगी। आप ऐसे ध्यान रखो, जितना ज़्यादा नेगेटिव CFSE उतनी आयनिक रेडियाई कम, या वाइस वर्सा भी ट्रू है। ठीक बच्चों, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये समझ में आया होगा कि CFT होती क्या है, स्प्लिटिंग क्यों होती है, स्प्लिटिंग किस किस तरीके की हो सकती है, फिर वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ उन फैक्टर्स के बाद हम उसको अप्लाई किस किस तरीके से कर सकते हैं, और क्या कंडीशंस में हम पेयर कराते हैं और कौन सी कंडीशंस में हम उसको पेयर नहीं कराते। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट। एंड अगेन, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये आपके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा, उन बच्चों के लिए भी बहुत यूज़फुल होगा जिनको आप शेयर करोगे, और साथ ही साथ आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो मुझे भी हेल्प करेंगे कि मुझे आगे इसको किस तरीके से बनाना है या चलाना है। सो थैंक यू बच्चों, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।